हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिलारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 26वी कहाणी संकट से जूझती शरणार्थी सीमा। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा है और उम्र 37 बरस। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। वे दिन बीत गए जब बच्चों तथा मेरी देखभाल के लिए हमारे पास नौकर चाकर होते थे। उग्रवादियों ने हमें पंजाब में हमारा गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगर हम पंजाब नहीं छोड़ते तो मेरा पति उग्रवादियों की गोली का अगला निशाना बन जाता। मेरे पति को 2 भाइयों के पहले ही मार डाला गया था। गांव के 25 अन्य परिवारों के साथ हम रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ा। इस अफरा तफरी में थोड़ा बहुत जो भी सामान ला सकते थे उसे लेकर किसी तरह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में सरकार ने सड़क के किनारे एक अस्थायी शरणार्थी का शिविर लगा रखा था। हम लोगों को उसी शिविर में जगह मिली। जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें भारत विभाजन के समय की शरणार्थियों की कहानियां सुनाया करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम पर भी शरणार्थी होने का लेबल लगेगा। कोई भी यह बात आसानी से नहीं मानेगा कि हम अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। हमारी एकमात्र गलती थी कि हम सिख बहुल गांव में रहने वाले हिंदू थे। पंजाब में मेरे माता पिता के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। मुझे बचपन का ऐसा कोई दिन याद नहीं आता जब हमें किसी चीज को भी कोई दिक्कत हुई हो। 16 साल की आयु में पंजाब के एक अमीर तहसीलदार के सबसे छोटे बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। हालांकि हम पति पत्नी दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हमारी जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। मेरे पति के पास खेती बाड़ी के अलावा अमृतसर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। कभी कभार वह अपनी गाड़ी खुद लेकर जाता क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। इसके अलावा दूसरा शौक भी उसे शराब पीने का था। वह नियमित तौर पर शराब पीता था। हमारे यहाँ कमोबेश सभी लोग ऐसा करते थे। सब पड़ोसी मिल बैठकर शराब पीते, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर। उनकी शराबखोरी उनके परिवार या पड़ोसियों को कभी नागवार न गुजरी थी। दरअसल जिस गांव में हम रहते थे वह एक बड़े परिवार की तरह था। हम अपने सारे सुख दुख आपस में बांटते थे। वहाँ हिंदू सिखों के साथ साथ मुसलमान भी थे। हम सब आपस में बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1982-83 के दौरान पंजाब में उग्रवाद का उफान पर था। कुछ सिरफिरे निर्दोष लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। उग्रवाद जहां अपने उत्कर्ष पर थी, वही सैन्य बलों की दमनात्मक कार्रवाइयां भी बहुत अधिक हो रही थी। पुलिस की गोली से मरने वाले हर एक व्यक्ति को आतंकवादी शहीद करार देते, मरने वाला चाहे मूक दर्शक ही क्यों न हो। उग्रवादी उसे अपना साथी बताकर उसकी मौत का बदला लेते। जब उग्रवादी पुलिस का कुछ न बिगाड़ पाते तो बौखला कर निर्दोष लोगों की हत्या करने लग जाते। इन हत्याओं को वो मुखबिरी का दंड बताते। बहरहाल हकीकत यह है कि उग्रवाद का सबसे बड़ा खमियाजा निर्दोषों को ही भुगतना पड़ा, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं आपको यह बता पाने में असमर्थ हूँ कि हमारे जैसे लाखों लोगों के साथ क्या सलूक हुआ। मेरी तात्कालिक चिंता पर परिवार को लेकर थी, वह आज तक बरकरार है। पंजाब की ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर 12 बरस पहले हम शांति की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े महानगर में आए थे, लेकिन यहाँ हमें पीड़ा और नफरत मिली जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली पहुंचने के बाद हमें खनाब दोषों की तरह जहांगीरपुरी की गलियों में लगे टेंटों में रखा गया। हम अपने साथ बहुत थोड़ा सामान ला सके थे, इसलिए कुछ ही दिनों में वह खत्म हो गया। पंजाब में अपनी जमीन जायदाद की अफरा तफरी में आने पौने भाव बेच देना पड़ा। सरकार 4 लोगों के परिवार के लिए महज 1000 रुपए की सहायता देती थी, जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए काफी थी। उस समय मैं गर्भवती थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। अमीरजादा होने का घमंड मेरे पति को दूसरों के लिए काम करने से रोकता था। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
इसलिए स्वतंत्र होकर कुछ नहीं सोच पाए। दूसरों की तरह हम भी चमत्कार होने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह कभी नहीं हुआ। मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मेरे ऊपर रहम करके शिविर के स्थानीय प्रधान ने अधिकारियों से संपर्क करके हमारे लिए बनाए गए सरकारी परिसर में एक कमरा दिला दिया। हम वहां शिफ्ट हो गए। हमारे पास अब आधी बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। भूख और तंगी वहां भी हमारे दामन के साथ चिपके रहे। आज तक भी उन्हें हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पति को सब्जी मंडी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। हालांकि हमारी आमदनी बहुत थोड़ी थी, फिर भी उससे दोनों वक्त का चूल्हा जल जाता था। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी जरूरतें भी बढ़ रही थी। जो नहीं बढ़ रही थी तो वो थी हमारी आमदनी। हम इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता किसी तरह जिंदा रहने की थी। घर से बाहर निकल कर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। शरणार्थी होने के नाते हमारे साथ लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। यही हालत मेरे पति को नौकरी मिलने के मामले में थी और बच्चों के स्कूलों में भी। हालांकि हमारे बच्चे स्कूल गए, लेकिन किसी ने भी पढ़ाई में रुचि नहीं ली। उनके शिक्षकों ने भी कभी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। एक दिन मेरे पति की सोबत ने अपनी कीमत वसूल ली। एक दिन लौटकर जब वह घर आया तो उसने हमें बताया कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है। पुलिस ने जब हस्तक्षेप किया तो उसने पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी कर दी। और अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने किसी अन्य की खातिर यह झगड़ा मोल लिया होगा। वह जल्दी गुस्से में आने वाला इंसान नहीं है। लोग चाहे जो भी कहे, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। पुलिस के साथ हाथापाई के कारण पुलिस ने उसे बदले की भावना से डकैती के झूठे मामले में फंसा दिया। अगले दिन पुलिस ने गिरफ्तार करके मेरे पति को जेल भेज दिया गया। मेरी दुनिया जहाँ की तहाँ ठहर गई। उसी रिहाई के लिए मैंने दर दर भटकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस मेरे पति के सख्त खिलाफ थी। हालांकि वह अफसरों से अपने बेगुनाह होने की दलीलें देता रहा, लेकिन किसी ने एक न सुनी। उसके तिहाड़ जाने का हम पर बड़ा बुरा असर पड़ा। हमारे सामने जीवित रहने का सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया। भूख और मुफलसी ने मुझे सब सिखा दिया। मैं कुछ स्थानीय औरतों के साथ मिलकर दरवाजे दरवाजे घरेलू सामान बेचने लगी। हालांकि इस काम में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी जिंदा रहने का कुछ इंतजाम तो हो ही गया। मेरे पति का मुकदमा खत्म होने में लगभग 1 साल लग गया। अदालत ने मेरे पति को निर्दोष मानते हुए उसे बरी कर दिया। तब से हमारी जिंदगी उल्टी दिशा में घूमने लगी। पहले तो हम सिर्फ शरणार्थी थे, अब हमारे बीच एक पूर्व कैदी भी आ गया था। वह काम की तलाश में जहाँ भी गया, उसे वापस लौटा दिया गया। उसके गुम हो गए दोस्त एक बार फिर सामने आए और उसे अपने साथ ले गए। कैदियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कार्यरत इंडिया विजन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने अपने परियोजना के अंतर्गत हमारे परिवार को चिन्हित किया। संगठन ने मेरे लड़कों को एक रेसिडेंशियल स्कूल और लड़कियों को नियमित स्कूल में दाखिल कर दिया। इसी स्कूल ने मुझे आया की नौकरी भी मिल गई। स्कूल के स्टाफ कर्मचारियों के घर काम करने से मुझे कुछ अतिरिक्त आय भी हो जाती। कुछ मिलाकर मैं लगभग 1500 रुपये माहवार कमा रही हूँ। इस आमदनी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हूँ। समय मिलने पर मेरे बच्चे घर जाकर साबुन, फिनाइल इत्यादि बेचने में मेरी मदद करते हैं। हालांकि यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। इस बीच हमारे गांव में जो कुछ बचा था वो भी बेच देना पड़ा। मेरे पति को जेल से छूटते हुए लगभग 2 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे कहाँ भी काम नहीं मिला। वह रोज सुबह काम पर जाता और थक हार कर शाम को घर लौट आता है। इंडिया विजन फाउंडेशन ने एक बार फिर हमें सहायता का आश्वासन दिया। वह हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए हमारे पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है। हमारे जीवन में उम्मीद की अब वह एकमात्र ही किरण है। मेरे सबसे बड़ी बेटी 18 साल की हो गई है। उसके भविष्य को लेकर मुझे बड़ी चिंता है। मुझे अपने अन्य बच्चों, अपने पति और स्वयं अपनी चिंता है। क्या कभी खत्म होगी ये चिंताएं? क्या मेरी जिंदगी भी कभी पुरानी जिंदगी की तरह हो पाएगी? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? आतंकवाद व्यक्ति को अपनी जड़ों से अलग कर देता है
और परिवारों को नर्क बना देता है। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के बगैर अनेक परिवार अत्यधिक कंगाली में जीवन बसर करते हैं। लापरवाह और अमानवीय सोच वाले पुलिस कमर तोड़ देने वाली है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?